अच्छा, तो लास्ट लैब में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने न्यू सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करना है। और उस सॉफ्टवेयर का नेम था कॉर्टस। होपफुली वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। आज उसी को हम यूज़ करेंगे और कुछ न्यू स्टफ जो सा वो हमने देखना। और जो मेन फोकस है आज हमारा वो है जी वेरीलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। और इसके थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स की, जो हम प्रीवियस लैब्स में एक्चुअल हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, तो ये सारे आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके डिफाइन किए हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक्स हमने देखनी है, वेरीलॉग एचडीएल है क्या। फिर उसके अंदर ये गेट लेवल मॉडलिंग क्या चीज़ है। देन किस तरह से हम इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं। और अगर कोई आपने सर्किट उसके अंदर बनाना है यूजिंग गेट लेवल मॉडलिंग, कैसे आप वेरीलॉग एचडीएल के थ्रू बनाएंगे। और फाइनली जो आप सर्किट बना रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है यूजिंग टाइमिंग डायग्राम। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर आप Xilinx भी यूज़ कर सकते हैं और Cortex भी। हम Cortex यूज़ करें। तो पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड थ्योरी आपको आइडिया होना चाहिए कि वाई वेरीलॉग एचडीएल। तो जब भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं, अभी हमने जितनी प्रीवियस लैब्स की हैं उसके अंदर आपने अप्रोच देखी थी कि हमने कैलकुलेशंस की कुछ लैब्स के अंदर, जिसके अंदर ट्रुथ टेबल से फिर हमने के मैप और फाइनली इक्वेशंस और फिर सर्किट उसका ड्रॉ किया और उसको फिर हमने एक्चुअल में रियलाइज़ किया, इम्प्लीमेंट किया हमने हार्डवेयर की फॉर्म में। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो अप्रोच होती है ये अप्रोच ज़्यादा सूटेबल नहीं रहती। और उसकी वजह ये है कि हार्डवेयर के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से जो आपका एक्चुअल डिज़ाइन जो आप बनाना चाह रहे हैं वो डिले होता रहता है। और हार्डवेयर पे अगर आपने कोई कनेक्शन गलत कर दिए हैं तो उस पर वो ख़राब हो सकता है, चीज़ें एक्सपेंसिव हो सकती हैं आपके लिए। तो जो मैनुअल मेथड जो सा है वो स्मॉल सर्किट्स के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट्स जब आते हैं, जो एडवांस सर्किट्स हैं जिसमें गेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है वो बेसिकली ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है जिसके अंदर आप क्विक प्रोटोटाइपिंग कर सकें और रिजल्ट्स क्विकली जनरेट कर लें। और फिर जब आपकी चीज़ें वेरीफाई हो जाएं कि आपने जो डिज़ाइन किया है वो परफेक्ट है, तो फिर आप उसको एक्चुअल हार्डवेयर में यूटिलाइज करें। क्योंकि अगर आप काफ़ी सारे मैन आवर्स लगाते हैं और एट दी एंड डिज़ाइन ही आपका फ्लॉड डिज़ाइन होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो फिर अप्रोच जो आपको पता है वो यूज़ करते हैं। तो प्रोटोटाइप इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर टू एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू बिल्ड, so all modern design tools rely on hardware description language to describe, design and test a circuit in software before it is ever manufactured। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा वेरीलॉग एचडीएल यूज़ करने का, कि हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लें जो कि ट्रस्टेड हो, जिसको आप उस लैंग्वेज को लिखें, आपको पता हो कि जो आपने डिज़ाइन किया है वो परफेक्ट रिजल्ट्स जनरेट करेगा। तो ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर, ट्रस्टेड लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करते होते हैं। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करें वो वेरीलॉग एचडीएल है। ये मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है। और क्वार्टर्स एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, इसी तरह Xilinx एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो चलें डिफाइन होगी कि हम एच डी प्रोग्राम लिखने की तरफ क्यों आ रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, जो हमने कोड लिखना है वो किस तरह लिखना है, वो बेसिकली हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है उसके थ्रू हम लिखते हैं। ठीक है।
जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है is a computer-based language that describes the hardware of digital system in a textual form. ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप ऐसा कोड लिखें जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, टाइप करें, और वो एट द एंड मैप किस चीज़ पे कर रहा हो, आपके हार्डवेयर के ऊपर। आपने कुछ लाइंस लिखी कोड की, और जब आपने वो लाइंस कोड की लिखी तो एट द एंड उससे आपका हार्डवेयर जनरेट हो रहा हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। एच डी एल जो सा है ये इस चीज़ में हेल्प आउट करता है। तो एच डी एल जो लैंग्वेज है, इट रिजेंबल्स एन ऑर्डिनरी कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज सी। आपने सी लैंग्वेज पे काम किया है, आपको आइडिया है कि कोड किस तरह लिखते हैं। इसी तरह एच डी एल भी बेसिकली कुछ ना कुछ इसके साथ रिजेंबल कर रही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। लेकिन मेन जो इसका मकसद है वो क्या है, ये स्पेसिफिकली ओरिएंटेड टू डिस्क्राइबिंग हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर ऑफ लॉजिक सर्किट्स। इसको डिज़ाइन इसलिए किया हुआ है ताकि जो डिजिटल सर्किट्स हम कर रहे हैं उसको हम ऐसे डिज़ाइन कर सकें कि वो ह्यूमंस के लिए भी रीडेबल हो, नॉर्मल ह्यूमंस के लिए, लेमैन के लिए, कंप्यूटर्स के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड हो। फाइनली जब आप किसी डिज़ाइनर को दें उसका हार्डवेयर बनवाने के लिए, तो उसके भी समझ में आती है कि क्या चीज़ें हैं। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट लॉजिक डायग्राम्स। ये जो लैंग्वेज है इसको हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिक डायग्राम्स के लिए, ट्रुथ टेबल्स के लिए, बुलियन एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस लैंग्वेज को। अच्छा, एच डी एल को अगर दोबारा अगर डिफ़ाइन करें, ये कर क्या रही होती है लैंग्वेज, ये बेसिकली रिलेशनशिप फाइंड करती है इनपुट्स और आउटपुट्स का। ठीक है, तो क्या इनपुट्स हैं, वो बेसिकली आउटपुट क्या जनरेट हम क्या करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एच डी एल फंक्शनैलिटी जनरेट करती है। An HDL description of an AND gate describes how the logic value of the gate's output is determined by the logic value of its input. तो इनपुट जो सी हैं वो क्या आउटपुट जनरेट कर रही हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो बेसिकली एच डी एल डिफाइन करती है। अच्छा, एच डी एल के अंदर कुछ मेजर डिज़ाइन स्टेप्स फॉलो होते हैं और उसको हम कहते हैं डिज़ाइन एंट्री। डिज़ाइन एंट्री में क्या होता है कि आप लोग सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने लगूँ। उसकी मैंने वेरिफिकेशन किस फॉर्म में करनी है, फंक्शनल सिमुलेशन और वेरिफिकेशन किस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने उसे रन करना है। तो कुछ पहले आप ये चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, फिर आप उसका कोड लिखते हैं जिसको हम कहते हैं लॉजिक सिंथेसिस। फिर आप उसकी टाइमिंग वेरिफिकेशन करते हैं जिसको टाइमिंग डायग्राम भी कहते हैं। जो आपने कोड लिखा है, जैसे एंड गेट बनाने का कोड लिखा है आपने, तो उसको फिर आप टाइमिंग वेरिफिकेशन उससे करते हैं कि ये चल भी सही रहा है कि नहीं। देन फाइनली फॉल्ट सिमुलेशन, अगर कोई इसमें कोई एरर है तो उसको आपने किस तरह रेक्टिफाई करना है। अच्छा, वेरी एच डी एल के अंदर अगर हम देखें, एच डी एल की आगे बेसिकली ये एक जेनेरिक टॉपिक है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसकी कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं जो कि वेरीलॉग एच डी एल हम कहते हैं, वी एच डी एल कहते हैं, और सिस्टम सी। ये डिफरेंट है सारी, सिस्टम सी डिफरेंट है, वी एच डी एल इज़ डिफरेंट एंड वेरीलॉग इज़ आल्सो डिफरेंट। हमने जो सीखनी है डी एल डी के स्कोप में वो वेरीलॉग है, ये हमारे स्कोप में नहीं है वी एच डी एल और सिस्टम सी। ओके, वाई वेरीलॉग, वेरीलॉग जो सी है ये एक तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज, अभी आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ये रिलेट करेगी आपके हार्डवेयर के साथ। मोस्ट वाइडली यूज्ड है, पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, और ये इजी टू लर्न है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी क्वाइट इजी है। वी एच डी एल नॉर्मली एडवांस कॉन्सेप्ट जब आप जाते हैं उसमें यूज़ होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। इसकी जो एप्लीकेशन है वो डिफेंस डिपार्टमेंट तक होती है, जिसके अंदर
हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, एम्फेसिस ऑन एब्स्ट्रैक्शन, पॉपुलर इन एकेडमिक सर्कल्स, डिफ़िकल्ट टू लर्न, तो इसे इसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। देन सिस्टम सी है, एम्फेसिस इज हायर लेवल सिमुलेशन, जस्ट रियली जस्ट अ सी प्लस प्लस टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो सिस्टम सी भी एक वेरीलॉग लैंग्वेज, इसी तरह की ही लैंग्वेज है, एस के अंदर ही आती है वो, लेकिन वो सी प्लस प्लस के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है। अच्छा, तो वेरीलॉग हम यूज़ करने लगे हैं, तो इसके कोई लिमिटेशन भी है? लिमिटेशन ये है कि हम डिजिटल सर्किट्स को ही डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें, एनालॉग सर्किट्स को नहीं कर सकते। अ बिग क्रॉस। अच्छा, तो वेरीलॉग हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग के मेथड्स हैं। स्टाइल ऑफ राइटिंग कोड, तो हमारे पास कुछ लैब्स होंगी जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर कोड करेंगे, ताकि आपको हर स्टाइल का आइडिया हो जाए कि कैसे कोड करते हैं उस स्टाइल में। और वो क्या क्या है जी, स्विच लेवल सबसे बेसिक है, इसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। इससे ऊपर आता है गेट लेवल मॉडलिंग, फिर डाटा फ्लो, फिर बिहेवियर। तो आज का हमारा फोकस होगा गेट लेवल मॉडलिंग। नेक्स्ट जो हमारी वेरीलॉग पे अगर लैब आती है उसमें डाटा फ्लो को देखेंगे, और फाइनली जो हम एंड करेंगे वो बिहेवियरल के ऊपर हम एंड करेंगे। ओके, तो स्विच लेवल में क्या होता है कि हमें पता है जो गेट्स हैं वो स्विचेस के थ्रू बनते हैं, और वो ट्रांजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर बेसिकली एज अ स्विच यूज हो रहा होता है। तो ये बेसिकली लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल आप लोअर लेवल पर जाके एक एक चीज़ को देख रहे हो, लेकिन ये फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए इसको नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। A module can be implemented in terms of switches, storage nodes, and the interconnections between them. Design at this level requires knowledge of switch level implementation details. देन हमारा आता है गेट लेवल मॉडलिंग, और गेट लेवल मॉडलिंग आज हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये गेट का सर्किट शो हो रहा है, कोई भी आपने जो प्रीवियस आपकी अप्रोच क्या होती थी, आपने ट्रुथ टेबल बनाया, इक्वेशंस उसमें से ड्राइव की, और फाइनली उसका एक हार्डवेयर का सर्किट बना लिया। ठीक है, अब उस सर्किट को देखते हुए आपने उसका कोड लिखना, और जब आप कोड लिखेंगे तो वही सर्किट आपका जनरेट हो। तो ये एक बड़ी अच्छी मज़ेदार अप्रोच है, ये यूज़ होती है। डिज़ाइन एट दिस लेवल is similar to describing our design in terms of gate level logic diagram. लॉजिक डायग्राम की तरह ही हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, फिर आती है डाटा फ्लो लेवल। At this level, the module is designed by specifying the data flow. The designer is aware of how data flows between hardware registers and how the data is processed in the design. अब जब डाटा फ्लो में आते हैं, तो अगर आप ये गेट लेवल में देखें, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ये एंड एक रिजर्व्ड वर्ड है जिसने एंड की फंक्शनैलिटी दी हुई है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है। इस तरह जो डाटा फ्लो है उसके अंदर आपको ये एंड इस तरह की चीज़ें आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बिल्कुल गेट लेवल की बात हो रही है, गेट आप खुद से गेट डिफाइन कर रहे हैं। डाटा फ्लो में आप थोड़ा इक्वेशंस पे आ जाते हैं, कि आप जो इक्वेशंस लिखें वो बेसिकली जो जनरेट करे सर्किट, वो एट दी एंड रिजेंबल करे जो आपका एक्चुअल सर्किट है उसके साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ए बार एंड बी बार एंड इनेबल बार, और फिर ओवरऑल इसके ऊपर बार, तो ये कहीं पे स्टोर हो रहा है। तो ये हम देखेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। तो फिर आता है बिहेवियरल और एल्गोरिथमिक लेवल। ये बिल्कुल कह लें हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये कि अब आप ना गेट देख रहे हैं ना इक्वेशंस देख रहे हैं, आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं, और वो रिजेंबल करेगा बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, कि आप इफ एल्स की कंडीशंस लिखेंगे और एल्गोरिदम बनाएंगे कि ये इनपुट्स आए तो ये आउटपुट बने, ये इनपुट आए तो ये आउटपुट बने। ठीक है,
ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? चले। अच्छा, क्या प्रिंसिपल फीचर्स हैं एचडीएल के? एचडीएल का जो कोड है वो एक तो स्ट्रक्चरल है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर इसका आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें डिफाइंड है, ठीक है, स्ट्रक्चरल है और कनकरेंट है। कनकरेंट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? जी भी, कौन सा स्टूडेंट जो उनसे वो होनहार है वो हमें बताएगा कि ये कनकरेंट का क्या मतलब है। अच्छा चले। अच्छा, कनकरेंट का मतलब क्या होता है जी, ये देख लेते हैं। मतलब आपको एच डी एल जो फीचर प्रोवाइड कर रहा है वो है कनकरेंट फीचर, ठीक है। तो कनकरेंट फीचर का मतलब क्या होता है, अगर आप में से कोई मुझे ये बताए कि जो आपका सी लैंग्वेज का कोड है जो आप सी प्लस प्लस में लिखते हैं, उसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है, ये आपने कंफर्म करना है। अगर मैं गलत कर बता रहा हूँ तो मुझे बताएंगे कि आपका सी लैंग्वेज का आपने कोड की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, कोई भी लाइंस में लिखा हुआ है, तो ये एक सीक्वेंस में चलता है कि आपकी पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड लाइन, ऐसा ही है। जी सर, ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, एक सीक्वेंस के अंदर ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। आप ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी ये वाली लाइन चले और फिर एकदम से ये चल जाए, अनलेस कि आपने इसको को फोर्स, पैरेलल में दोनों नहीं चलेंगी। जब एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरी कभी नहीं होगी। लेकिन जो वेरीलॉग है, इसके अंदर जो लाइंस इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ये लाइन भी चलेगी, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, ठीक है। देखेंगे ये किस तरह। लेकिन कनकरेंट का मतलब ये होता है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। एप्लीकेशंस के हैं जी एच डी एल की। एप्लीकेशन मेन ये है कि आप सबसे पहले सिमुलेशंस के थ्रू अपना डिज़ाइन को वेरीफाई करें, और सिंथेसिस का मतलब ये है कि आपने कोई नया डिज़ाइन करना है, कोई नया हार्डवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, जो भी लैंग्वेज होती है उसको, उसकी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिफाइंड होती हैं, वो देख लेते हैं जी क्या है। नंबर वन, क्या डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। बाइनरी डाटा है हमारे पास, तो ज़ीरो और वन का तो हमें पता है कि ज़ीरो का मतलब फॉल्स कंडीशन लॉजिक ज़ीरो, और वन का लॉजिक वन ट्रू कंडीशन। दो और केसेस हैं, एक होता है एक्स जिसको हम कहते हैं अननोन लॉजिक, के उस इनपुट पे या आउटपुट के ऊपर अभी उसको सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि ये अभी ज़ीरो है या वन है। एंड फिर जेड होती है हाई इम्पिडेंस। इम्पिडेंस होती है रेजिस्टेंस, हाई इम्पिडेंस ओवरऑल जो कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस होती है। तो अगर कोई आपकी इनपुट सर्किट के अंदर कनेक्टेड नहीं है, अनकनेक्टेड इनपुट है, तो वो जेड से शो हो रही होती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई। एक्स को हम एक और चीज़ भी कहते हैं, डोंट केयर कंडीशन। So at the start of simulation, all signals have X in every bit. तो ओके, फिर आते हैं लैंग्वेज के रूल्स। जो वेरीलॉग है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, कौन बताएगा? कोई वाइल्ड गेस?
चलो, वेरी लो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपको पता है कि कोड के अंदर आप लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। उन वेरिएबल्स को इसमें वैसे आइडेंटिफायर्स कहते हैं, सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स कहते हैं, इसमें आइडेंटिफायर्स कहते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो भी आपने कोड के अंदर, लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसका नाम है जी आई, तो स्मॉल आई इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आई। अगर मैंने आई लिखा है तो आगे कोड में कहीं पे इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं स्मॉल आई ही लिखूंगा, तब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैपिटल आई अगर मैं लिखूंगा तो वो डिफरेंट केस डिफाइन होगा। इसी तरह कोई फंक्शन का नेम आपने, लेट्स से एस ई क्यू, एस कैपिटल है, ई और क्यू स्मॉल है, लेकिन आगे कहीं पे आप इसको सारे स्मॉल में कॉल कर लेते हैं तो ये इक्वल नहीं है। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। अगर तो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो कैपिटल में कंसीडर होगा, अगर स्मॉल में कोई चीज़ लिखी हुई है या मिक्सचर में लिखी हुई है तो उसी तरह ही आपने लिखनी है। देन आता है आइडेंटिफायर्स। जो आइडेंटिफायर्स हैं बेसिकली स्पेस फ्री सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। बेसिकली वेरिएबल जो आपने डिफाइन करना है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो अपर लोअर केस के लेटर्स आ सकते हैं, फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स आ सकते हैं 0 to 9, अंडरस्कोर आ सकता है, डॉलर साइन नहीं आ सकता क्योंकि डॉलर साइन सिस्टम के टास्क के लिए होता है। और जो आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ जो सी है वो 1024 सिंबल्स तक हो सकती है। जो भी आप कोड की लाइन लिखेंगे उसको हमने अगर टर्मिनेट करना है तो उसको हम सेमी कॉलन के थ्रू करेंगे, इस तरह नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग करते हैं एंड लाइन बताने के लिए। कमेंट्स आपने लिखने जो एक अच्छी अप्रोच होती है, प्रोग्रामर अपने कोड में कमेंट्स ज़रूर ऐड करता है ताकि वो रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टी लाइन के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और क्लोज के लिए स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। चलो यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले वरना आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा जी, तो ये एक और चीज़ आप लोग मुझे पहले अब यहाँ पे कंफर्म कर दें चलें, कि जब हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि मेन फंक्शन होता है, ऐसा ही है। उसकी एक डाटा टाइप होती है, वो इंट हो सकती है, वॉइड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के वो कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अंदर आप कुछ कोड लिखते हैं और ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर कोई लेंथी कोड है और वो आप रीयूज करना चाहते हैं तो आप और फंक्शंस लिख लेते हैं, ऐसा ही है। यस सर। चलो, वेरी गुड। ये तो हो गया नॉर्मल सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में। जो वेरीलॉग है इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर फंक्शंस, जैसा यहाँ पे ये फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन को हम कहते हैं मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल ये की वर्ड है, सिस्टम रिजर्व्ड मॉड्यूल हम इसे कहते हैं। और फिर आगे मॉड्यूल का कोई नेम आ जाता है। फिर फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे फंक्शन की इनपुट डिफाइन कर सकते हैं, कोई इनपुट अगर आ रही है, कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ए बी, और इसी तरह, लेकिन इसके अंदर आउटपुट भी आ जाती है। इसको हम एफ लिख लेते हैं, चले आउटपुट को। और फिर सेमी कॉलन मैंने आपको बताया है लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। अच्छा, ए क्या है, बी क्या है, एफ क्या है, इसको फिर हमें फाइन करना पड़ता है। इनपुट जो ये मैंने लिखा है ये सिस्टम रिजर्व्ड है, इसके आगे जो भी वेरिएबल आएगा उसको ये इनपुट कंसीडर करेगा।
ए और बी इनपुट हो गए, और आउटपुट भी एक सिस्टम रिजर्व कीवर्ड है। इसके आगे जो वेरिएबल लिखूंगा, आइडेंटिफायर लिखूंगा, वो आउटपुट कंसीडर होगा एक्चुअल हार्डवेयर का। ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे ये एंड गेट है, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट, ये हमने इनपुट डिफाइन कर दी, आउटपुट डिफाइन कर दी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फिर हम यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटीज़ की डिफाइन करेंगे। इसमें करना क्या है, ठीक है, ये भी देखते हैं दोबारा, कर देते हैं कमेंट। और फिर ये फंक्शन जो होता है उसको एंड करते हैं हम एंड मॉड्यूल से, ताकि सिस्टम को पता चल जाए कि ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हम मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 फंक्शंस लिख लिए, और इनको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। ये यहाँ पे बताया कि मॉड्यूल, उसका मॉड्यूल का नेम, उसके इनपुट्स, उसके वेरिएबल्स, ये टाइप्स क्या हैं, बेसिकली इनपुट है, आउटपुट है, और फिर उसे एंड कर देंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन, और ये बिल्कुल सिमिलर है फंक्शन कॉलिंग के साथ। लेट्स से मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है माई फंक, और या ये मैंने ये जो माई फंक लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं मेन में सिंपली इसको कॉल कर लूँगा इसका नेम लिख के। ऐसा ही है। तो इस चीज़ को बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शन कॉलिंग की तरह। तो मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन के अंदर क्या होता है, अ मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने एक मॉड्यूल बना लिया है, और इससे मैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ माई फंक, और इसका कोई नेम होगा, ठीक है, माई फंक और आगे नेम। तो ये बेसिकली मैंने माई फंक का एक इंस्टेंट बना लिया। व्हेन अ मॉड्यूल इज इन्वोक्ड, Verilog creates a unique object from the template. Each object has its own name. Own name आ गया, variables, parameters and IO interface, और बाकी आगे क्या आ जाएंगे इसके पैरामीटर्स, A, B, N, F, सेमीकोलन। मैंने ये मॉड्यूल को, इस मॉड्यूल का माई फंक का एक इंस्टेंट बना दिया। The process of creating objects from a module template is called instantiation एंड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंस्टेंस। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये इंस्टेंट है, और ये जो ओवरऑल इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। अच्छा, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, अच्छा ये हो गया, ईच इंस्टेंट इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट एंड concurrently एक्टिव कॉपी ऑफ अ मॉड्यूल। तो ये देख रहे हैं concurrent। अब मैं यहाँ पे अगर एक और लिख दूं, इसका नेम 2 कर देते हैं, इसका नेम 1, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, इसकी आउटपुट डिफरेंट होगी। और एक सेकेंड, आउटपुट हमेशा पहले आती है। ये भी हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है आउटपुट और इनपुट को पहले लिखने में। चल, तो इसी तरह इनको ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा। इनपुट सेम हो सकती है। अब जो मैं कंकरेंट का आपको कह रहा था, तो ये जो दो मैंने मॉड्यूल्स बनाए हैं, बेसिकली जो मॉड्यूल्स इंस्टेंस जो हैं ये कंकरेंटली चलते हैं, ये पैरेलल में चलते हैं। ठीक है। सी प्लस प्लस में तो सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहती है, लेकिन यहाँ पे कंकरेंसी आती है, जो कि एक बड़ी पावरफुल
फीचर होता है। अच्छा, अ मॉड्यूल कैन बी इंस्टेंशिएटेड इन अनदर मॉड्यूल, दस क्रिएटिंग हायरार्की। तो बेसिकली एक फंक्शन, एक मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल को हमने कॉल किया हुआ है, तो इसी तरह हायरार्की ट्री ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है कि फंक्शन विद इन फंक्शन कॉलिंग हो रही होती है, इसको हायरार्की कहते हैं। तो इसका सिंटेक्स आपको मैंने बता दिया। मॉड्यूल का नेम, ये मॉड्यूल का नेम आ गया जो एक्चुअल मॉड्यूल है, उसके इंस्टेंट का नेम, और आगे पोर्ट एसोसिएशन लिस्ट कि कौन कौन सी इसकी पोर्ट्स हैं। चलिए, ये तो होगी बातें। अब आते हैं एक्चुअल स्टफ की तरफ, जो कि बेसिकली गेट लेवल मॉडलिंग। गेट लेवल मॉडलिंग आप कैसे करेंगे? और फिर स्टार्ट कर लेते हैं क्वार्टर्स। लेट्स मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को हमेशा किसी सेफ लोकेशन में हम रख लेते हैं। सेक्शन ए अंडरस्कोर लैब 8। ये फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट का नेम, क्या रखें जी? इसका नेम रखते मेन रख लेते हैं। ठीक है, मेन मैंने इसका नेम रख लिया। या चले मेन नहीं रखते, या आपको कंफ्यूज ना करे, कोई भी नेम, बेसिक डेट्स रख लेते हैं। What is the name of this project? What is the name of top level design entity for this project? जो आपका टॉप लेवल डिज़ाइन है वो बेसिकली क्या चीज़ है? वो ये है कि जो आपका पहला इसके अंदर मॉड्यूल आता है, ये इसमें एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो सबसे पहले आपका मॉड्यूल कॉल हो रहा है उसको ये मेन मॉड्यूल कंसीडर करता है। उसका नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो नेम क्या हो सकता है? कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन वो हमेशा इसके साथ रिलेट करना चाहिए जो आपने यहाँ पे एंटर हुआ है। यहाँ पे अगर बेसिक गेट्स है तो इसका जो सबसे पहला मॉड्यूल है उसका नेम बेसिक गेट्स ही होगा, अदरवाइज ये चलेगा ही नहीं। बाकियों का डिफरेंट हो सकता है नीचे जो आप बाकी फंक्शंस लिख रहे हैं, लेकिन पहले का बेसिक गेट्स होगा। ओके, ये हमने डिफाइन कर लिया। फिनिश करते हैं इसे। ओके, अब हमने कोड जो लिखना है हमने, उसके लिए हम इसके अंदर फाइल ऐड करेंगे। फाइल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करें। जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज है? यहाँ पे शो हो रही है आपको? बताएं जी, कौन सी लैंग्वेज इधर से हम यूज़ कर रहे हैं? सर ये VHDL तो नहीं? वेरीलॉग HDL। VHDL इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वेरीलॉग HDL। और काफ़ी सारी हैं, सिस्टम सी, काफ़ी सारी लैंग्वेजेज यहाँ पे। AHDL, ब्लॉक डायग्राम। हमारा जो फोकस है वो है वेरीलॉग HDL। ठीक है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे फाइल आ जाएगी। चलो, इसका क्विकली कोड में लिखता हूँ। मॉड्यूल का जो नेम होगा वो क्या होगा? बेसिक गेट्स। और एंड गेट अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो एंड गेट की 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट है। इनपुट्स को हम डिफाइन कर देंगे। ए और बी हमारी इनपुट्स हैं। आउटपुट जो होती है वो एफ है।
और फाइनली एंड मॉड्यूल जो है फंक्शन हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। जितने भी सिस्टम के डिफाइंड की आइडेंटिफायर्स हैं वो ब्लू कलर में आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। जब एंड गेट जो उनसे गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर जब हम गेट लेवल मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली गेट्स के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो एंड एक बेसिकली ये कीवर्ड है, इसी तरह और कीवर्ड है, एक्स नॉर कीवर्ड है, ये डिफरेंट कीवर्ड इसके अंदर अवेलेबल है। ये बेसिकली मॉड्यूल का नेम है, एंड एक मॉड्यूल का नेम है और इसका हम मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन कर रहे हैं तो इसके इंस्टेंट का एक नेम होगा। तो लेट्स से इंस्टेंट ठीक है, ये हमने इसका नेम रख लिया जो कि इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन रख लेते हैं। देन हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि आउटपुट देन इनपुट्स। ये हमने क्विकली जो सा एंड गेट की फंक्शनैलिटी का कोड लिख लिया वेरिलॉग में। इसको सेव कर लेंगे, जो फाइल को सेव करेंगे इसका नेम भी जो टॉप लेवल मॉड्यूल है जो कि यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है वो ही रखेंगे हम। अब देखेंगे इस कंपाइल करके कि कोई एरर तो नहीं है कोड में। ये प्रोसेसिंग हो रही है और ये फाइंड आउट करेगा कि हमने सही लिखा है कि नहीं। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा था जो आप कोड लिखेंगे उसका ये ऑटोमेटिकली हार्डवेयर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे अगर टूल्स में आए नेट लिस्ट व्यूवर और आरटीएल व्यूवर में जाएं तो ये पैरेलल में इसका हार्डवेयर भी जनरेट कर रहा है। तो अमेजिंग स्टफ है। तो ये ऐड अंडरस्कोर इंस्टेंट अंडरस्कोर नेम ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और इसने एंड गेट की फंक्शनैलिटी से प्रोवाइड की है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसको हम इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, और टेस्टिंग जो सी है वो टाइमिंग डायग्राम के थ्रू होती है। टाइमिंग डायग्राम क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप दोबारा न्यू फाइल पे आएंगे फॉर टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम जनरेट करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक मेथड देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन स्लैश डिबगिंग फाइल्स और यहाँ पे VMF फाइल है, वेक्टर वेव फॉर्म फाइल। ये बेसिकली वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए होती है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये कुछ वेव फॉर्म टाइप ये स्टफ आ गया। यहाँ पे हमें अब अपने सिस्टम के वेरिएबल्स ऐड करने हैं। सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे जो क्या क्या वेरिएबल्स हैं A और B को हम चेंज करना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आउटपुट F जनरेट हो। ऐसा ही है, ऐसे ही वेरीफाई होता है ये। उसके लिए क्या करेंगे जी कि यहाँ पे जो नेम और वैल्यू एट 0 PS लिखा हुआ है यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट नोड और बस, और यहाँ पे नोड फाइंडर नेम्ड लुक इन ये सारे डिफ़ॉल्ट रहने दें। और लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे कोड के अंदर वेरिएबल्स हैं वो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर दिए। इनको हमने यूज़ करना है तो इनको हम
सेलेक्ट कर लेते हैं राइट साइड पे लाके, ये सिलेक्ट हो गए, ओके कर देते हैं और ओके। और इसको भी हम साथ में सेव कर लेते हैं। अब ये डिफरेंट हम चाहते हैं वेव फॉर्म जनरेट हों। टाइमिंग डायग्राम बेसिकली वेव फॉर्म्स के थ्रू हमें वेरिफिकेशंस करके देती है, और उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारी ए है, फिर बी है और एक एफ है। हम वेव फॉर्म्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। ये लेट्स से ए के लिए वेव फॉर्म है, बी के लिए हम डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन रख देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल केसेस बन गए हैं, 1 1 0 1 1 0, और ये 0 0 है, 1 1 यहाँ पे आके आ रहा है, ठीक है। तो जो 4 कम्बिनेशन पॉसिबल बन सकते हैं ए बी के, वो हम वेव फॉर्म्स के थ्रू बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपके फिर आउटपुट जनरेट होती है। अब ये जैसे एंड गेट है, तो 1 1 पे हमें पता ही आउटपुट देगा, बाकी सारे सिनेरियोज में 0 1 1 0 0 0 इन सब पे क्या देगा, 0 ही देगा। चलिए ये एक्चुअल में यहाँ पे करते हैं। ए को सिलेक्ट किया, यहाँ पे काउंट वैल्यू, काउंट एवरी लेट्स से 20 नैनो सेकेंड्स, ठीक है, नैनो सेकेंड्स। बाइनरी वैल्यूज है, बी, इसको कर देते हैं 10 नैनो सेकेंड्स, और इसको अगर हम जूम इन करें, 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन अभी आउटपुट नहीं आई है। आउटपुट, और यहाँ पे देख रहे हैं बी, और यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू है उसको नहीं पता क्या है, ठीक है। डोंट केयर डोंट नो, अननोन कंडीशन। अब इसको हम रन करेंगे, सिमुलेशन में आके रन फंक्शनल सिमुलेशन, इसको सेव कर लें। और अच्छा, ये मेरा सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है, ये मैं आपको बारह, ये मैंने, गिव मी अ सेकंड। जब इसको रन करेंगे तो इस तरह आपकी ये आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ये देख रहे हैं 0 0 पे 0 0 1 0 पे, और 1 1 के केस में ये आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आउटपुट आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि आप फर्दर और मॉड्यूल भी बना सकते हैं इसके अंदर, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है। ये मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया हुआ है टेस्टिंग के नेम से, टेस्टिंग टेस्टिंग। और यहाँ पे जो पहले फंक्शनैलिटी ये मैं यहाँ पे कर रहा था, पहले हमारा कोड ये चल रहा था, तो ये थोड़ा सा इसमें एडिशन मैंने की है कि एक और मॉड्यूल लिखा है, और बेसिकली इसके अंदर अब एडिशन एंड गेट की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। इसको यहाँ पे इसका इंस्टेंट यहाँ पे बना दिया, और इसको इधर से रिमूव कर दिया।
और अगर इसका भी हम सर्किट देखें तो इसका सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट शो होगा। ये बेसिकली हायरार्की अब जनरेट हुई है। लास्ट टाइम आपको सिंपल गेट शो हो रहा था, इसमें आपको ए और बी इनपुट्स हैं। माई एंड के अंदर G1 का इंस्टेंट है, ये G1 है माई एंड, और उसके अंदर बेसिकली गेट 1 हमने नेम रखा हुआ है। तो इसका सर्किट थोड़े सा शो हो रहा है। ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने देखनी थी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको कहा था कि ये आउटपुट हमेशा हम पहले लिखते हैं। जैसे मैंने एंड गेट लिखा है, अगर इसको हम चेंज करें ए कॉमा बी कॉमा, आउटपुट को अगर एंड पे लिखें तो क्या होगा? अगर आप ये देखें, ये अब इंटरनल्स का स्ट्रक्चर ही गायब हो गया, और ये एंड गेट की फंक्शनैलिटी भी आपको नहीं देगा। तो इसको पता नहीं चल रहा कि इनपुट्स कौन सी हैं, आउटपुट कौन सी हैं। इंटरनली जो एंड गेट के और ये जो इंटरनली फंक्शंस डिफाइन हुए हुए हैं, मॉड्यूल्स डिफाइन हुए हुए हैं, उसके अंदर उनका सिंटैक्स ये है कि पहले आउटपुट आएगी और बाद में इनपुट्स आप उसके लिखेंगे। तो आप खुद कस्टमाइज लिख रहे हैं, उसके अंदर ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम के डिफाइंड है उसके अंदर आउटपुट पहले आएगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो जहाँ तक? नो सर, समझ आ गई। चलें, गुड। अच्छा, अब आपका क्या टास्क है? सबसे पहले तो आपने सिंपली सारे जो बेसिक गेट्स हैं उनका कोड मैंने दिया हुआ है। ये कोड आपने एज इट इज़ रन करना है। उसका एक हार्डवेयर का स्ट्रक्चर भी आएगा, सर्किट आएगा, और फिर टाइमिंग डायग्राम के थ्रू वेरिफिकेशन करनी है। देन हमने प्रीवियसली 2 लैब्स की थी, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर पे। उसका आपने ट्रुथ टेबल बनाया था, उसका आपने बुलियन फंक्शंस जनरेट किए थे। तो अब जो आपका हार्डवेयर का सर्किट बना था फाइनली, उस सर्किट को देखते हुए आपने अपना इधर कोड लिखना है। ठीक है, वो कोड आपका आएगा और उसके थ्रू फिर सर्किट जनरेट होगा। वो सर्किट आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसका जो कोड आपने लिखा है वेरिलॉग का, वो आएगा, और फिर उसकी फंक्शनैलिटी की वेरिफिकेशन के लिए टाइमिंग डायग्राम आएगी। फिर हाउस सब्ट्रैक्टर का भी सेम प्रोसीजर है। तो ये आपके टास्क हैं, ये आपने करने हैं। ये आप स्टार्ट कर दें फिर।